हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए दोस्तों, ये अभी तक जो हम लोग के 3 पेपर जो है हिंदी के, तीसरा पेपर आज हम लोग करने जा रहे हैं। 2 पेपर कर चुके हैं और ऐसे ही हम लोग अभी पूरे 45 पेपर्स करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए पेपर्स हैं उनके ऊपर हम लोग जो वीडियो रोज़ के रोज़ बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि यूपी ट्रिपल एससी का जो लेवल है वो किस हद तक जा सकता है, कहाँ तक। तो आपको तैयारी करने में एक मदद मिलेगी। दूसरा, ये जो आपके सामने ये मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, इसी से भी आपको बहुत कुछ वोकैब सेक्शन तक फंसेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर हमेशा हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं। बाकी दोस्तों देखिए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। साथ ही जितने भी नए लोग देखते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन जो है ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए भाई दोस्तों, देखिए आज की क्लास जो है हम लोगों की ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ लोअर जो मुख्य परीक्षा हुई थी, ये उसमें हिंदी के जो पेपर आता है, उसमें हिंदी का पेपर अलग होता है, जीएस का पेपर अलग होता है। तो उसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वही 25 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। देखिए कि जो लोअर का पेपर, क्योंकि लोअर की वैकेंसी इस साल आनी है यूपी पीटी के तहत, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूपी पेट जो के तहत जो लोअर की वैकेंसी आएंगी तो उसमें जीएस और हिंदी कैसे पूछते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये पेपर सेकंड होता है, इसमें हिंदी ही पूछी जाती है। 25 क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मैंने बताया था कि जब भी कभी इस तरीके के शब्द आया करें तो उसमें आप इनको सेंटेंस में रख लिया करें, इनको वाक्य में प्रयोग कर ले। प्रयोग करने से आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे संकल्प किया जाता है कि जाती है, जाति तो कभी नहीं करते, संकल्प किया जाता है, तो संकल्प यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। उत्साह से भर गए, उत्साह से भर गई कभी नहीं कहा जाता। मतलब उत्साह जो है, उत्साह भर गया, उत्साह आया, उत्साह आई कभी नहीं कहा जाता। तो ये क्या हो, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। चक्रव्यूह में फंस गए या चक्रव्यूह ऐसा होता है, चक्रव्यूह भी आपका पुल्लिंग है। मृत्यु आई या मृत्यु हो गई, कभी मृत्यु हो गया नहीं कहा जाता, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने जब भी कभी कोई शब्द आए तो आप उसको वाक्य में प्रयोग करिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। गोटीलाल करना मुहावरे का अर्थ है मन ना लगाना, और क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना। ठीक है, जैसे अनुज ने अपनी गोटी लाल करने के लिए विनय को 20 लाख की दुकान 22 लाख में दिलवाई। अब उसने बीच में कमीशन खाया, 2 लाख का कमीशन खा लिया, तो क्या कर दिया कि उसने 20 लाख की चीज़ 22 लाख में बिकवा दी। चलिए फिर देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी आप लोग ये मत सोचा करिए कि इंग्लिश में, मतलब हिंदी में इंग्लिश नहीं आ सकती। आपको यहाँ पे कई बार सेंटेंस की हिंदी पूछ देते हैं, कई बार मीनिंग्स की पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछा है, अब जैसे वर्कशॉप, वर्कशॉप में लिखा हुआ है कि परिभाषित शब्द सही है, ये पूछा गया। तो वर्कशॉप संगोष्ठी, वर्कशॉप का संगोष्ठी नहीं होता है। ठीक है, वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला। ठीक है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण नहीं होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, अथोराइज्ड, अथोराइज्ड का मतलब जो होता है अधिकृत होता है, ना कि प्राधिकृत होता है। ठीक, अनअथोराइज्ड, अच्छा अनाधिकृत हो जाएगा, तो अथोराइज्ड अधिकृत हो जाएगा और अनअथोराइज्ड अनाधिकृत हो जाएगा। मेमोरेंडम ज्ञापन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन होता है। यही इसीलिए कहा जाता है कि आपको इंग्लिश भी थोड़ी सी आनी चाहिए। 4 नंबर, किस विकल्प में डिपुटेशन शब्द का समक्ष, डिपुटेशन शब्द के समक्ष हिंदी परिभाषित सही होगा। डिपुटेशन पूछा गया है। ठीक है, अब जो डिपुटेशन का मतलब पूछा गया है चलिए, विभाग, विभाग कभी भी डिपुटेशन नहीं होता है। ठीक है, और प्रतिनियुक्त, हाँ डिपुटेशन का मतलब प्रतिनियुक्त होता है। क्या होता है, प्रतिनियुक्ति होता है। चलिए, वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है, यहाँ पे शुद्ध नहीं है पूछा गया है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो उसका कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या होगा, उसके की जगह पे, उसका की जगह पे उसके होना चाहिए था। यहाँ पे एक ऐसे करके मात्रा लगी होनी चाहिए थी और ये लास्ट वाला डंडा गायब होना चाहिए था। चलिए फिर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इसके बिल्कुल भिन्न है। इसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहारत किया जाता है जिनका जिक्र हिंदुओं के साथ दूसरे धर्मों में के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इसका पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भरता इत्यादि जो इसके मुख्य ब्रह्म रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किया जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है, बेबुनियाद बात है। चलिए फिर देखिए, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि उसके अहिंसात्मक अभ्यास की पृथकता प्रतिपादित किया जा सके।
फौज का महत्व निरूपित किया जा सके, फौज की क्रियाकलापों को बताया जा सके, सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता संकेतित की जा सके, नहीं। वहाँ पे इसलिए इसका उल्लेख किया गया है कि उसके जो अहिंसात्मक अभ्यास होता है, जैसे क्रूरता से शिकार करना और ये सारी चीज़ें जो अब हम लोगों की लाइन के पहली दूसरी लाइन में ही बताई गई थी कि प्रत्यक्षता प्रतिपादित की जा सके, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्भयता यदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, निर्भयता यदि आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है कि युवावस्था में सत्य का आचरण, प्रत्येक अवस्था में निडर रहना, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, बचपन में ही नए सैनिक शिक्षा का अभ्यास, नहीं। ये निर्भरता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है क्योंकि बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास होना चाहिए। चलिए, फिर लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया किस पे? सहिष्णुता पर, धर्म पालन पर, भक्ति और ज्ञान पर, सदाचार के नियमों पर। देखो, जो धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें यही बताया गया है कि आप सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। व्यवहार शब्द का पर्याय होगा, व्यवहरत शब्द का पर्याय क्या होगा? उसका पर्याय देखिए, निषेध, आचरित, आगमन या विचरण। तो इसका जो पर्याय होगा वो होगा आचरित। देखिए, आपको हिंदी इसमें सरल मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इतनी हार्ड मिलेंगी कि आप भी सोचेंगे कि हाँ यार कुछ तो है। चलिए, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, क्या शीर्षक होगा? बेबुनियादी ईश्वर भक्ति और सत्यता, अहिंसा का मार्ग या सदाचार का महत्व। तो देखो, इस अभ्यास में, इस क्वेश्चन मतलब इस जो पैराग्राफ में हमको जो सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि आपके अंदर सदाचार होना चाहिए। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? देखो, ये ओष्ण लिखा हुआ है, अंत्यस्थ लिखा हुआ है, दंत लिखा हुआ है और तालव्य लिखा हुआ है। तो जो यार अलावा जो शब्द होते हैं, ये चार शब्द आपके अंतस्थ बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अंतस्थ बोले जाते हैं, अंतस्थ बोले जाते हैं। ये व्यंजन जो हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में कौन सी सही संधि विच्छेद जो है सही नहीं है? निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? एकह एक, ऋण, जगत ईश और तपोवन। ठीक, देखो यहाँ पे जो 12 नंबर में जो पहला दे रखा है, लिखा हुआ है एकह एक, ये संधि विच्छेद ये किसी का भी रूप नहीं होता है। इसके लिए जो एक ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एकक। ठीक है, ये दीर्घ संधि सॉरी, ये स्वर संधि का उदाहरण होता है। और स्वर संधि में एक प्लस एक होता है, इसका मतलब होता है एकक। ठीक है, ये वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि में दो मात्राएं लगती हैं, चाहे ऐ की हो चाहे औ की हो, दो मात्राएं ही लगेंगी, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। दूसरा, ऋण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जगत प्लस इस, जगदीश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तप प्लस वन, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये तपोवन हो जाता है। तो जो इसमें आह की बिंदी हट जाती हैं और ओ की मात्रा आ जाती है, ये विसर्ग संधि होता है। और जो जगत ईश है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जगदीश हो जाता है। जो ता पहले एक का तीन हो जाता है, पहले शब्द का मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये व्यंजन संधि का ये दूसरा ही उदाहरण नियम होता है। तीसरा नियम क्या होता है? पहले का पांचवा, नहीं पहले दूसरा नियम होता है पहले का पांचवा और फिर ऐसे ही पहले का तीसरा। चलिए, फिर निर्जल में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, जिनको भी संधियों के बारे में शॉर्ट ट्रिक के साथ में सीखना है, मेरे आप चैनल पे जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको एक जगह पे हिंदी की प्लेलिस्ट आएगी, आप उसमें पढ़िए। मैंने वहाँ पे संधियाँ बहुत शॉर्ट ट्रिक में बता रखी हैं, आप बहुत आसानी से उससे सीख सकते हैं संधियों को। चलिए, अगला देखिए, निर्जल में कौन सी संधि है? तो निर्जल में क्या होता है? निर्जल की जो संधि विच्छेद की जाती है तो उसको बनाते हैं निह प्लस जल। ठीक है, क्या बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, निह प्लस और जल। अब अगर ये दो बिंदियां आ गई हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, चलिए। निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। ठीक है, देखो, अपयश, क्या लिखा हुआ है? अपयश। और अनुशासन, तो यश में आगे अप लगा हुआ है तो ये उपसर्ग तो हो गया। और शासन में अनु लगा है, ये भी उपसर्ग ही हो गया, प्रत्यय तो इसमें दोनों में नहीं है। फिर परित्याग, त्याग जो लिखा हुआ है, परित्यागता, अच्छा परित्यागता लिखा हुआ है तो इसमें अनुनादित। अच्छा, और लाजवाब, लापरवाह, ये तो नहीं बन रहे हैं। फिर पत्रकार, वाहवाही। अच्छा, देखो, जो पत्रकार है इसमें आपको अगर कार के आगे पत्र लगाते हैं तो ये पत्रकार हो जाता है, अगर पत्र के पीछे कार लगा दीजिए पत्रकार। तो यानी कि ये हमारा प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगे हुए हैं। वाही में भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तक प्लस आलय, क्या होता है इसका? पुस्तक प्लस आलय। तो जो पुस्तक होती है उनके लिए आलय, आलय मतलब सदन या घर होता है, पुस्तकों के लिए घर। तो के लिए शब्द आया, के लिए शब्द कब आता है? जब इसका मतलब है ये कारक है। के लिए क्या है आपका? कारक है। और कारक किस में आता है? तत्पुरुष समास में, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? अब कर्मधारय, देखो कर्मधारय समास क्या होते हैं? सबसे पहली बात देखो, जो कर्मधारय समास होते हैं
उसमें कर्मधारय अव्ययभाव में पहला, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। हाँ, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें देखिए सत्य सही राजग्रह, तो राजग्रह तो राजा का ग्रह, तो तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्भुज यानी कि ब्रह्मा जी, ये तो बहुब्रीहि समास हो गया। और सत्य सही ये जो है सत्य सही ये जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। और श्याम सुंदर ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ये सत्सई होता है, ये 700 का समाहार होता है, यानी कि 7 शब्द आया, द्विगु हो जाएगा। राजगर राजा का ग्रह, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात ब्रह्मा जी, तो जैसे ही अर्थात शब्द आता है तो वो ब्रह्मा जी हो बहुब्रीहि समास हो जाता है। और अगर आप चतुर्भुज देखेंगे 4 भुजाओं वाला, जैसे 4 भुजाओं वाला, तो आपके लिए द्विगु समास हो जाएगा। अब ये आपके सामने लिखा है कि श्याम सुंदर, श्याम सुंदर मतलब श्याम की तरह सुंदर या सुंदर शरीर जिसका है श्याम, इस तरीके से। तो उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। पूर्व अंत आदि जो है इसमें समास जो है कर्मधारय समास में जो है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में होता है। हाँ, इसमें दूसरे पद प्रधान होता है श्याम सुंदर, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। शाह का उच्चारण स्थान है, जो शाह है, जो पेट चीरने वाला ये शाह है, यानी कि शल्यम वाला शाह है। तो ये किस तरीके का मतलब एग्जाम्पल है, ये कहाँ से निकलता है? दंत से, तालु से, कंठ से या मूर्धा। तो जो शाह होता है ये मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है, ठीक। इसको मूर्धान्य भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊष्म व्यंजन का भी एक उदाहरण होता है। इसको ऊष्म व्यंजन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे चा वर्ग होता है वो तालु से होता है, ला वर्ग जो होता है वो उसको दंत से निकलता है, दा से, दंत से। आपके ता वाली सीरीज जो भी होती है पूरी दंत की होती है, का वाला जो है कंठ से होता है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या शब्द होते हैं? जो संस्कृत के अलावा जो किसी दूसरी भाषा से या लोकल लैंग्वेज से लिए जाते हैं वो सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो सूची, पर्य, हरिद्रा या फूल। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी हैं उसमें फूल ही एक ऐसा है जो तद्भव है। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प होता है। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सुगम का संगम दिया है, भोक्ता का भोग्य दिया है, प्रसन्न का विपन्न दिया है, समास का व्यास दिया है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका विलोम शब्द नहीं है। तो देखो, सुगम का संगम नहीं होता, सॉरी दोस्तों, सुगम का जो है संगम नहीं होता है, सुगम का दुर्गम होता है। क्या होता है? सुगम का दुर्गम होता है। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। चलिए फिर 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? रसना, जिह्वा, जबान, चाप, धनु, चपला, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, कुबेर, राज, राज, यक्षराज पर्यायवाची नहीं है। अच्छा देखो, रसना, जीवा, जवान बिल्कुल जीभ के सब पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमको दूसरा दे रखा है चाप, धनु, चपला। अच्छा देखो, चाप चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है। और ये जो आपको धनु दे रखा है और चाप, ये आपस में पर्यायवाची हैं। चपला का मतलब, चपला जो होता है वो बिजली या दामिनी के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा समझ लिया, विद्युत के लिए यूज़ किया जाता है। और धनु जो होता है वो धनुष हो गया, धनुई हो गया या चाप हो गया, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यही गलत है, तीनों पर्यायवाची एक ही चीज़ के नहीं हैं। चलिए फिर आगे देखिए, किस विकल्प में शब्द का युग्म अर्थ भेद सही नहीं है? अच्छा, इनके शब्द के सामने लिखे हुए हैं, इधर शब्द युग्म दिया, उनके अर्थ भेद दिए हुए हैं। प्रबाल, प्रवर यानी कि मूंगा वस्त्र दिया हुआ है, फिर सही नहीं है ये पूछा गया है। अच्छा, दामन, दमन, दामन मतलब आंचल होता है, दमन मतलब दबाना होता है, ठीक है। प्रबाल मूंगा, प्रबार वस्त्र होता है। नेति और नेति, नेति अनंत, नेति बंधन, अनल आग, अनिल हवा, बिल्कुल, यानी कि सी वाला ही हमारे सामने गलत लग रहा है। सी वाले के मीनिंग नहीं पता थे, बाकी अनल, अनिल बाकी आपके तीनों पता होंगे। देखो, जो नेति और नेति लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? नेति जो छोटी की मात्रा वाला है इसका मतलब होता है अनंत, झुका हुआ। और जो नेति लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रस्सी होगा या मथानी होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा था कि फूल का तत्सम शब्द क्या बताया था? पुष्प होता है। तो यहाँ पे पुष्प तत्सम शब्द हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन के देखिए 2 प्रारूप आए हैं, दोनों से आपको एक नंबर पूरा मिल सकता है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, अतिशयोक्त, दुर्गति, मरीच और नीरदि। अच्छा, इसके आगे तो कुछ नहीं दे रखा है। अच्छा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं? अच्छा चलो, शब्द शुद्ध ढूंढने हैं तो देख लेते हैं सारे के सारे शुद्ध किस में हैं। देखो, अतिशयोक्ति, मरीच, नीरद और अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीच और नीरद ये लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, जो दुर्गति लिखा हुआ है तो ये दुर्गति गलत लिखा हुआ है, दुर्गति होता है। अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है, मरीच सही लिखा हुआ है, नीरद सही लिखा हुआ है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। अच्छा, दोनों सभी जगह अनुत्तीर्ण है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। देखो, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही वाला जो है ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है।
फिर किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। झाग से भरा हुआ, फेनिल जो वचन से परे हो, वाचाल, शब्द बनाने वाला, कलवार, जंगल में लगने वाली आग, दवानल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो सार्थक नहीं है, जो वाक्यांश के लिए शब्द प्रयोग किया गया वो सार्थक किसमें नहीं है, जो वचन से परे होता है उसको ये दिया हुआ इन्होंने वाचाल, वाचाल होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, उसको कहा जाता है। और जो वचन से परे होता है उसको वचनातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचनातीत बोलते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में और सभी जगह पर जो भी वीडियो री एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हों। और साथ ही देखिए जो लोग भी नए जुड़ते हैं चैनल से, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।